17 मई को लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन देश भर में प्रवासी मजदूरों का पैदल मार्च लगातार जारी है। सड़क मार्ग और रेल ट्रैक पर मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखकर निर्देश जारी किया है। कहा है कि यह सुनिश्चित हो कि मजदूर बसों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से ही अपने अपने घर लौटें। कोई गुजरात से बिहार जा रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से असम, तो कोई पंजाब से झारखंड। दूरी सैकड़ों में नहीं, 1000 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन जाने के साधन नहीं तो अपने पैरों के सहारे ही मंजिल की ओर बढ़ चले। ऐसे प्रवासी मजदूरों की तादाद भी सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है, जो पैदल ही कई राज्यों की सीमाओं को लांघते हुए अपने गृह राज्यों की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। मीडिया के जरिए जब इनका दर्द, इनकी मजबूरी और इनकी बदहाली देश के सामने बेपर्दा हुई, जब विपक्ष ने सवाल दागना और दबाव बनाना शुरू किया, तो गृह मंत्रालय ने हरकत में आते हुए तुरंत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों के रहने और खाने का इंतजाम राज्य सरकार करे। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सड़क और रेल ट्रैक पर मजदूरों की आवाजाही न हो। गृह सचिव की ओर से लिखे गए पत्र में सड़कों और रेलवे पटरियों पर चल रहे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि अगर प्रवासी मजदूर सड़क या रेल पटरी पर पैदल चलते पाए जाते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश की जाए, उन्हें आसपास के शेल्टर होम में ले जाया जाए और खाना पानी दिया जाना चाहिए। बाद में उन्हें विशेष बस या श्रमिक ट्रेन की सुविधा देकर उनके राज्य तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार ने अब ये तय कर लिया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ फंसे प्रवासी मजदूरों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करे। हालांकि रेल मंत्रालय हर रोज 100 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हजारों की संख्या में मजदूर पैदल ही घर लौट रहे हैं। हाल के दिनों में सबसे परेशान करने वाली खबर ये आ रही कि घर लौट रहे कई मजदूरों की मौत सड़क हादसे में हो रही है। कहीं बस कुचल रही है तो कहीं इनकी सवारी ही हादसे का शिकार हो रही है, तो कहीं कोई मजदूर घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहा है। हालांकि सरकार लगातार बार बार मजदूरों से अपील कर रही है कि वो पैदल सड़क पर नहीं चलें, लेकिन मजबूरी के आगे मजदूर भी बेबस हैं। ना हम लोग के पास खाने का पैसा है, ना हम लोग के पास राशन का सामान है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर बैठ के? हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग गांव जाना चाहते हैं। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे इंसान, खाने के लिए पहले मर जाएंगे। हाँ, गांव जाने के निकले हैं, गांव ही जाएंगे, कुछ भी हो। जाना क्यों पड़ा? वहाँ क्या दिक्कत आ रही थी? समस्या यही थी ना कि अब खाने पीने को पैसा नहीं मिल रहा है, तो कैसे क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा। आखिर किसे शौक है कि चिलचिलाती दोपहरी में टूटी फूटी चप्पल पहनकर तपतपाती कंक्रीट पर बेसुध होकर चलते रहने की? गोद में बच्चा और सिर पर गठरी लेकर आखिर कौन सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाना चाहता है? लेकिन हिंदुस्तान का मजदूर सिर्फ मजदूर ही नहीं, मजबूर भी होता है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो गृह मंत्रालय ने बेशक ही मजदूरों के पैदल चलने को लेकर राज्यों को चिट्ठी लिखी है, लेकिन लॉकडाउन में अपनी बदहाली के आगे देश के मजदूर भी शायद बेबस हैं। दूरी भले ही सैकड़ों हजार किलोमीटर की हो, लेकिन मजबूरी की मार ऐसी कि सड़क पर मजदूरों का काफिला लगातार निकल रहा है, चाहे वो दिव्यांग ही क्यों न हो। देखिए हैरान कर देने वाली इस रिपोर्ट को। इन तस्वीरों को देखकर भला किसका कलेजा कांप नहीं उठेगा। एक बाप अपने दिव्यांग बेटे को पीठ पर बिठाकर ले जा रहा है। दोनों पैरों से चलने में असमर्थ एक महिला डंडे के सहारे अपना सफर पूरा कर रही है। अपनी मां की मौत की खबर सुनकर एक युवक ने साइकिल से ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो अपने घर पहुंचने के लिए दिव्यांग साइकिल से ही पंजाब से बिहार आ गए बाप बेटे। न जाने ऐसी कितनी दर्दनाक कहानियों और तस्वीरों से आपका और हमारा सामना होगा।
अपने दिव्यांग बेटे को अपनी पीठ पर ढोते इस मजदूर का नाम विजय है। लॉकडाउन में अहमदाबाद में काम नहीं रहा तो मजबूरी में अपने गृह क्षेत्र प्रयागराज लौटना पड़ा। न पैसा बचा न सवारी मिली तो पैदल ही बेटे को साथ लेकर रवाना हो गए अहमदाबाद से राजस्थान के भरतपुर तक। यूं ही यूपी की बरेली निवासी और दिव्यांग सविता देवी की कहानी भी कुछ अलग नहीं। अपने पति गुड्डू के साथ जयपुर रहकर मजदूरी कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी की मार के बाद घर लौटने की मजबूरी आ गई। जब कोई बस या ट्रेन नहीं मिली तो जयपुर से बरेली के लिए पैदल ही चल दी। बीच में भरतपुर का पड़ाव आ गया। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन कई प्रवासी मजदूरों की परेशानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। दिव्यांग पिता पुत्र दिल्ली में रहते थे, लेकिन लॉकडाउन में दाने दाने को मोहताज हो गए तो दिव्यांग तिपहिया साइकिल से ही बिहार लौटने का फैसला किया। 8 दिन तक लगातार चलते चलते बिहार की सरहद में दाखिल हुए और कैमूर पहुंचे। रास्ते में किसी ने दया करके कुछ खाने को दे दिया, उसी से पेट भरता गया। कहाँ से आ रहे हो बहू? दिल्ली से। दिल्ली से कैसे पहुँचे यहाँ तो? मांग के खा के ऐसे लॉकडाउन हुआ जब तक वैसे ही चले आए। मांग के खा के ऐसे ही आ गए हम लोग। ऐसी ही एक कहानी है मूल रूप से झारखंड के रहने वाले एक और शख्स की, जो लुधियाना में मजदूरी करता था। देशबंदी में अस्थायी नौकरी भी गई और इधर मां की मौत की खबर ने भी झकझोर दिया। मजबूरी में इस मजदूर ने पैसे उधार मांगकर साइकिल खरीदी और उसी को चलाते हुए 14 दिन के सफर में पटना पहुंचा। माँ मर गया तो मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। उसका बाद साइकिल उठाकर मैं पैसा से लेकर साइकिल लिए, 2000 में पैसे साइकिल लिए। वहाँ से चलते आ रहे हैं। आज हो गया 14 दिन हो गए। अब भूखे प्यासे ऐसे आ रहे हैं और रोड में को देते हैं, थोड़ा सा खाना होता है, बस सुबह में चलते चलते आ रहे हैं। कहाँ से चले थे? लुधियाना से चले। जी हाँ, लॉकडाउन में ऐसी कहानियों और असल के ऐसे किरदारों को देख सुनकर आप सहम उठेंगे। जिंदगी की मजबूरी है और जिंदा रहने के लिए ये सब सहना शायद इनकी नियति बन चुकी है। काम रहा नहीं, पैसे खत्म हो गए तो घर लौटने के सिवा कोई उपाय नहीं सूझ रहा। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण, भरतपुर से सुरेश फौजदार और पटना से राजेश कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। तो देश के अलग अलग शहरों से सैकड़ों की संख्या में मजदूर पैदल ही अपने अपने राज्यों की ओर निकल रहे हैं। हालांकि सरकार और रेलवे ने उनकी घर वापसी के लिए सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है। इसी क्रम में चंडीगढ़ से सैकड़ों मजदूरों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन सीतामढ़ी पहुंची। एक और ट्रेन दिल्ली से बिहार के सहरसा पहुंची। गुरुग्राम से भी एक रेल दरभंगा के लिए रवाना हुई है। एक और श्रमिक स्पेशल जोधपुर से यूपी के फतेहपुर पहुंची है। इन सभी ट्रेनों से हजारों मजदूर अपने अपने शहरों तक पहुंच रहे हैं। और अब बात सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की, जिसकी तीसरी किस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। इसमें किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी राहत की बात कही गई है, लेकिन विपक्ष को इस पर भी भरोसा नहीं। 13 मई, 14 मई और फिर 15 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बारीकियों को समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैट्रिक पूरी कर ली। शुक्रवार को इंतजार था कि अब की बार किसके लिए राहत की बारिश होगी, तो निर्मला सीतारमण ने तुरंत खुलासा किया कि सरकार का मन अन्नदाताओं के लिए निर्मल है। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 11 बड़े ऐलान किए, जिसमें से 8 फैसले कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, जबकि 3 फैसले कामकाज और सुधार के हैं। कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया, तो वहीं कृषि से जुड़े छोटे उद्योगों को 10,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। कोविड-19 के दौरान पिछले 2 महीनों में बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है, उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया
पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया। हालांकि वित्त मंत्री के ऐलान के तुरंत बाद ही विपक्ष को इसमें खोट दिखने लगा, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि किसानों के लिए बाकी घोषणाएं क्या क्या हैं। पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान हुआ। 2 करोड़ किसानों को 5,000 करोड़ का लाभ दिया गया। लॉकडाउन के दौरान 5,000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी का लाभ किसानों को हुआ है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता। हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो वहीं 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की भी योजना है। ऑपरेशन ग्रीन अब सभी फल सब्जियों पर लागू होगा। फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। खेती, पशुपालन और मधुमक्खी पालन पर सरकार के करोड़ों के ऐलान पर सियासी हमलों में देरी नहीं हुई। पूरा विपक्ष गठबंधन बनाकर केंद्र की विशेष योजनाओं पर टूट पड़ा। जब माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जब घोषणा की तो बहुत उम्मीदें थी कि सीधा सीधा वो क्या क्या दे रहे हैं किस किस वर्ग के लिए वो तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, तो उसमें रोज एक एक वर्ग के बारे में 1-1 घंटा हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी को नहीं पड़ रहा है। तो ये मैं तो समझता हूँ ये जब धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देना उचित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार की कुछ जिम्मेदारियाँ थी और उसके साथ हमारे गरीब मजदूर, खास करके प्रवासी मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर जो दुग्ध पालन करते हैं, जो मछुआरे हैं, उनके लिए सरकार की कुछ योजनाएं निर्मला सीतारमण जी जो कर रही हैं, सरकार जो कर रही है, रोजाना एक टेलीविजन सीरियल की तरह अलग अलग से घोषणाएं हो रही हैं और उसमें ज़्यादातर जो बजट में घोषणा हो चुकी है, जो ऑनगोइंग स्कीम है, उसका ही रिपीट हो रहा है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की 3 किस्त को वित्त मंत्री ने देश के सामने पेश कर दिया है। हालांकि सबसे जरूरी है कि इतनी बड़ी रकम का आवंटन अपने मकसद को सही वक्त पर पूरा करे, वरना ना नीति काम आएगी और ना ही नियत। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे की करते हैं। 7 मई की सुबह आपको बता दें कि एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री से निकली जहरीली हवा से 12 लोगों का दम घुट गया था और मौत हो गई थी। आज तक के पास उस हादसे की सीसीटीवी फुटेज है, जिसे देखकर आप भी यकीनन सहम उठेंगे। सात मई की सुबह विशाखापट्टनम जिले में मौजूद एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री से निकला जहर वहां की हवा में ऐसा फैला कि 12 लोगों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। हमने अब तक जाना कि किस वक्त ये हादसा हुआ। हमने अब तक देखा कि कैसे लोग अस्पतालों में तड़पते रहे। हमने अब तक अपनों को खोने के गम में लोगों की बदहवासी देखी। लेकिन आज तक के पास हादसे के दिन की वो तस्वीरें भी मौजूद हैं, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव 7 मई की रात करीब 3:47 पर होता है और चंद मिनटों में ही वो आसपास के 5 गांवों को अपनी आगोश में ले लेती है। हम आपको एक एक करके तस्वीरों को दिखाते हैं। पहली तस्वीर में देखिए कैसे पास में बसे वेंकटपुरम गांव में जहरीली गैस भरती जा रही है। दूसरे कैमरे में रात के 3:51 का वक्त हो रहा है और कैसे एक शख्स गैस की चपेट में आकर गाड़ी की बोनट पर बेसुध होकर गिर पड़ता है। तीसरी तस्वीर बेहद खतरनाक है। सड़क पर चल रही एक महिला बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है और बेचैन होकर रास्ते में ही लौटने लगती है। चौथी तस्वीर भी बेहद दर्दनाक है, जहां सड़क पर गिरा एक बच्चा एक एक सांस के लिए तड़प रहा है। वेंकटपुरम गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये सनसनीखेज तस्वीरें कैद हुई हैं,
जिसे देखने के बाद ये एहसास हो रहा है कि फैक्ट्री के गैस रिसाव के बाद आसपास के गांव का मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री से स्टाइरीन गैस रिसाव हादसे में न सिर्फ 12 लोगों की मौत हुई थी, बल्कि 45 बच्चों समेत 300 लोगों की तबीयत खराब हुई थी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हादसे के 9 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ना तो फैक्ट्री के किसी अफसर से पूछताछ हुई है और ना ही किसी की गिरफ्तारी, जबकि सीसीटीवी में कैद गैस रिसाव की हाहाकारी तस्वीरों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं, जो सीधे सीधे एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के बनासकांठा से खबर है और हैरान कर देने वाली तस्वीरें वहां से सामने आई हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वहां हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर का मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आप देखिए कि कैसे सड़क हादसा ये हुआ और इस दुर्घटना में आपको ये भी बता दें कि ट्रक पलटने की वजह से 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। ये देखिए, आमने सामने से आ रहे ट्रकों की टक्कर तब हुई जब एक ट्रक बैलेंस होकर गिर पड़ा, दूसरा ट्रक भी इसी की चपेट में आ गया और इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हादसा बनासकांठा के डीसी पाटन रोड का है। एक बार फिर से देखिए कि कैसे ये सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, जिससे साफ पता चलता है कि एक ट्रक का बैलेंस बिगड़ने के बाद गिरने के बाद उसने दूसरे ट्रक को भी चपेट में ले लिया। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी धारावी में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तंग गलियों में कोरोना पांव पसारे हुए है। बीएमसी के कर्मचारी दिन रात खतरे के बीच मिशन में जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता साहिल जोशी की धारावी से इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। ये धारावी है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं है और कोई रखना भी चाहे तब भी नहीं रख सकता। ये कोई प्लान्ड सेटलमेंट नहीं है कि जहाँ पर किसी प्लान तरीके से यहाँ पर चीजें बनाई गई है और इसीलिए ये आशा वर्कर्स को या हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पर लोगों को बताना कि आप घर पे रहिए, ये काफी मुश्किल रहता है। फिलहाल धारावी की स्थिति पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 1000 ही केसेस हैं, लेकिन मुंबई के नजर से देखा जाए तो 1000 केसेस धारावी के ही अंदर से निकली हुई है। ये बीएमसी का हेल्थ सेंटर है धारावी के अंदर, जिसे हेल्थ पोस्ट भी कहा जाता है। इसका काम है कि जब इनके पास पता चलता है कि कोई इनके इलाके में पॉजिटिव निकला है तो उसके आसपास के इलाके को छानना, उसका स्क्रीनिंग करना वहां के लोगों का, और उसमें से जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है जो लगता है कि इनको कोविड का कंटेमिनेशन हो सकता है, उन्हें अलग करना, ये इनका काम है। हम लोग सब आजू बाजू के सब लोग लेते हैं, किसको बुखार है, किसको अगर सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं, सर्दी बुखार है, बदन दर्द है, हम लोग पूछते हैं जो पॉजिटिव घर है उसके आजू बाजू में। ये कौन है लोग? ये लोग सब यहीं पे रहते हैं, ये लोग थोड़ा भी नहीं सुनते। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का मेहनत का सब ये लोग पानी फेर देते हैं हम लोग की मेहनत के ऊपर। अब आपको दिखाते हैं धारावी का घर किस तरीके से होता है। हर संकुड़ी गली इस तरीके से, और यहीं से चढ़ के लोग ऊपर नीचे रहते हैं। दरअसल ये कारखाना है, घर नहीं कह सकते, लेकिन जो कामगार है वो यहीं पर रहते हैं, यहीं पर कारखाने में काम करते हैं। तो धारावी का घर करीब करीब इस तरीके से होता है। ये जो घर है ये आप देख सकते हैं कि ये सारे मजदूर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर इनका पर्स बनाने का काम चलता है, एक फैक्ट्री चलती है यहाँ पर, और इतने सारे मजदूर मैं अगर काउंट करूं तो कम से कम 10-15 हो जाएंगे। अभी नीचे भी रहते हैं, वो में तो ऊपर आ गए हैं, नीचे वाले हैं। नीचे भी रहते हैं कुछ लोग यहाँ से चले भी गए अब तक। एक छोटा सा बाथरूम है सबके लिए, कोई किचन आप नहीं देख सकते, इसके लिए सबको दिक्कत हो रही है। ये धारावी की असलियत है। ज्यादातर घरों में किचन नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग कोई मजदूर है, उनके छोटे छोटे घरों में किचन नहीं रखते, उसके बजाय अब उनको इस तरीके से लाइन लगाकर खाना लेना पड़ रहा है। ये इतना खाना उनको मिलता है दोपहर के लिए और उतना ही खाना उनको रात को भी मिलेगा। इन दिनों रोज ऐसी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं जो हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं। ये तस्वीरें हमारे देश के मजबूर मजदूरों की हैं।
बगैर जान की परवाह किए जो जहां पर था वहीं से चल पड़ा अपने गांव की ओर। हाथ में सामान, पीठ पर बच्चा और करीब 500 किलोमीटर तक पैदल सफर। इसे कहते हैं जिंदगी का बोझ, इसे कहते हैं मजबूरी की मार। कहें भी तो क्या, सहें भी तो कैसे। तो दिल्ली से लखीमपुर के लिए चल पड़ा परिवार। कुल 3 बच्चे, एक पिता के कंधे पर, दूसरा मां की पीठ पर, तीसरे बच्चे के सिर पर बैग का बोझ। समझ सकें तो समझिए इस दर्द को। तो बच्चों को ऐसे लाती हैं फिर पैदल चलते हैं? हाँ ऐसे चलते हैं। कैसे? बस पैदल चलते हैं, थोड़ी देर फिर जो ले लेते हैं कन्या, फिर उतार देते हैं, फिर चलाने लगते हैं। बच्चे भी रोते हैं? हाँ रोने लगते हैं, चप्पल टूट गई हम लोगों की। कुछ खाने को नहीं मिल रहा? खाने नहीं मिला फिर। माना कि वायरस का कहर है, हवाओं में जहर है और खतरों का पहर है, पर इन मजदूरों को किसी बीमारी, वायरस और संक्रमण से ज्यादा इस बात की चिंता है कि शहर में रहें तो खाएंगे क्या। इसलिए अंबाला से पैदल चलकर ये मजदूर अलीगढ़ पहुंचे हैं। 12 दिन से लगातार पैदल चल रहे हैं, पूरी गृहस्थी और बच्चों का बोझ कांधे पर लादे हुए। जाना मध्य प्रदेश है। कहाँ से आ रही हो? अम्बाले से। अच्छा, क्या हुआ था रास्ते में? लॉकडाउन हो गया था, हम लोग चले आए। क्या दिन हो गए चलते चलते? 10-12 दिन हो गया। कैसे चल के आ रहे हो? पैदल चल के आ रहे हैं। ऐसी ही कहानी इस परिवार की है। अजमेर से 6 लोगों का ये परिवार निकल पड़ा है झांसी के लिए। कई दिनों के सफर के बाद अब तक शिवपुरी पहुंच सके हैं। ऐसी ही एक दर्दनाक तस्वीर गाजियाबाद से आई है। ये दिल्ली के रहने वाले प्रमोद हैं। आंख से देख नहीं सकते, किसी तरह गाजियाबाद पहुंचे और उसके बाद पैदल ही अपने रास्ते पर निकल पड़े। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। मेरी मैडम, जिसका नाम प्रीति बाला है, वो बहुत बीमार थी। उसकी वजह से मैं यहाँ पर एसडीएम सर की सहायता से 4 दिन प्रेसिडेंट में रुकने के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ और अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ऐसे अनगिनत चेहरे हैं, अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत शहरों से अनगिनत मजदूर निकले हैं घरों की ओर। मगर इन अनगिनत लोगों का दर्द एक है, तकलीफ एक है और सपना एक है, घर पहुंचने का। आज तक ब्यूरो। एक तरफ मजदूर किसी तरह से अपने घर पहुंच रहा है तो दूसरी तरफ मजदूरों को लेकर सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मजदूरों की घर वापसी में भी धार्मिक एंगल को तलाश रही हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहां तक टीएमसी है वो इसमें भी एक कम्युनल एंगल देख रही है श्रमिकों को लाने में। अजमेर दरगाह से ट्रेन करके वहां से श्रमिकों को ले आती है। जो बंगाल के लोग अजमेर दरगाह में फंसे थे वहां से तत्कालीन परमिशन देके ट्रेन करके अजमेर दरगाह से लोगों को ले आती है। किंतु बाकी जो बंगाल के लोग अन्य जगहों में फंसे हुए हैं वहां से एक भी ट्रेन नहीं चलती है। और आज लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर चल रहे हैं। भारत सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आज उन मजदूरों को पैदल ना चलना पड़े। महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बन करके सिर्फ और सिर्फ एक कहा जाए कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने पर लगी है।